हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास अभी तक हुई है दो, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार ज़रा देख लो सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड से सिलेबस शुरू होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने से पहले मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया था। हम लोगों ने ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा था, आप लोगों को याद हो तो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, सारी कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट ये निकला था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मेरे पास है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं इसके चारों तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्रिएशन की वजह से ही जो उसने कंपास वहाँ पे रखी थी, उस कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। यानी ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट किया जा सकता है ना। तभी तो बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि वेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ वायर इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिज्म अराउंड इट। ठीक है, कितना पावरफुल मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगी वो डिपेंड करता है कि करंट का अमाउंट कितना है। करंट ज़्यादा होगा तो वो जो मैग्नेटिज्म का अमाउंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो भी ज़्यादा होगी। ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में जाना था कि मैग्नेट होती क्या है, किस चीज़ को हम मैग्नेट बोलेंगे, मैग्नेट की जो हिस्ट्री है वो किस तरह से है, मैग्नेट कहाँ से नाम आया। तो सारी बातें हम लोगों ने एंशियंट ग्रीस के बारे में, मैग्नीशिया नाम की प्लेस के बारे में देखी थी। इन सब के हो जाने के बाद हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने की थी। और लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। अगर एक स्ट्रेट वायर है, एक लंबा सा वायर है, उसमें आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में क्रिएट होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमें कौन सा रूल यूज़ करना पड़ेगा? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर उसको लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉट आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। हमें अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना होता है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होता है। राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको कैसे नज़र आएगा कि सर इस तरह से कुछ ओरिएंटेशन आ रहा है कि यहाँ से उंगलियाँ बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी और यहाँ पे अंदर एंटर करते हुए दिखाई देंगी। तो ये कैसी रिंग आई हैं? ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रिंग आई है सिचुएशन में। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में होती हैं। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे सारे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही जगह पे होता है। और सेंटर कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, वायर के ऊपर होगा। ठीक है, देखो ये सेकंड टॉपिक लिखा हुआ क्या है सिलेबस में वैसे, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बोला हुआ है इन्होंने, स्ट्रेट कंडक्टर की कोई बात नहीं करी है ना। अब देखो यहाँ पे फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर में टोटल दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपके पास जब स्ट्रेट लाइन कंडक्टर होगा उसके अंदर करंट फ्लो कराओगे तब कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोगों ने पढ़ लिया, डायरेक्शन भी निकालना सीख ली। बट अगर मेरा जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक लूप के फॉर्मेट में हो कि सर अगर इस तरह से मेरे पास एक लूप है, इसमें मैं आई अमाउंट की करंट अगर फ्लो कराता हूँ तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे स्केच होंगी? समझ में आ रही है बात? भाई ये भी तो एक कंडक्टर है, इसमें भी तो करंट फ्लो हो रही है। फ़र्क कितना है कि यहाँ पे सर ये स्ट्रेट कंडक्टर था और यहाँ पे एक लूप के फॉर्मेट में है, एक आपने रिंग के फॉर्मेट में कंडक्टर बना रखा है। तो इसमें करंट फ्लो कराने पे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी क्रिएट होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी आपके एग्जाम में आता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। तो इसको हम आज पढ़ेंगे। तो ये भी इसी चीज़ का पार्ट है कि फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। दो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर जो पढ़ चुके और दूसरा कॉइल वाला, यानी कि इस तरह से लूप के फॉर्मेट में जो हमारे पास कंडक्टर होगा इस तरह का लूप हम लोगों को देखना है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार 2020 में जो क्वेश्चन आए थे ना इस चैप्टर से वो सोलेनॉइड के ऊपर ही पूछे गए थे। दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आया था। तो सोलेनॉइड क्या होती है, विल डिस्कस अबाउट इट। तो ये भी हम आज पढ़ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड की वजह से किस तरह का होता है दिखने में, क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह के क्वेश्चन उससे हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक आज आप ये जो पूरा लेक्चर कवर कर लोगे उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे जहाँ पे हम लोग इस लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होती हैं उस चीज़ को विजुलाइज कर पाएंगे अच्छे से।
ठीक है, तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो कहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया कि क्या कुछ पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक बड़ी अच्छी सी कोट लिखी हुई है, द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। यानी कोई भी बंदा अगर आज एक्सपर्ट लेवल पे है तो कभी ना कभी बिगिनर तो रहा होगा ना भाई, उसने भी तो ज़ीरो से शुरुआत स्टार्ट करी होगी। अगर उसने ज़ीरो से स्टार्टिंग की होगी, उसके बाद धीरे 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 वो सीढ़ियाँ चढ़ते गए और फाइनली वो काफ़ी बेटर लेवल पे पहुंच गया। तो भाई यहाँ तक जाने के लिए तुम्हें स्टेयर्स ही क्रॉस करने हैं। अगर जंप करने की ट्राई करोगे ना कि सर अभी हम यहाँ पे हैं और वी वांट टू गो ऑन दिस लेवल, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाथ पैर टूट जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए इट्स बेटर कि स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन कीजिए और एक एक स्टेप चढ़िए बड़े आराम से, तो उस केस में आपके गिरने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और आप सक्सेसफुली हायर लेवल तक पहुंच सकते हो। तो ये कोट एक बड़ी अच्छी सी, इससे सीखने वाली चीज़ें हैं कि हाँ, अगर एक्सपर्टीज़ लेवल तक किसी भी चीज़ में जाना है तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब अपना टॉपिक पे आते हैं हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब देखना ध्यान से, ये तो एक कार्डबोर्ड का पीस, ऐसी एक कागज़ का टुकड़ा, एक गत्ते का पीस है, उसमें मैंने अपने ये वायर को फंसा रखा है। इस तरह से मैंने एक वायर को फंसा के, कॉपर का वायर लिया, मोटा सा कॉपर का वायर लेके इसको इस तरह से फिट कर दिया। बड़े आराम से कर सकते हैं भाई, 2 होल्स बनाएंगे पेपर के ऊपर और उसमें से ऐसे वायर निकाल देंगे, बाद में वायर को तो मोड़ देंगे इस तरह से। अच्छा, फिर मैंने क्या किया होगा, नीचे से पूरा सेटअप लगा के, आप सेटअप बना लेना, जब डायग्राम को बनाओगे तो ऐसे सेटअप बना लेना। हमने इस सेटअप में अपनी एक बैटरी लगा रखी होगी, ठीक है, हम लोगों ने एक बैटरी लगाई है, ओके। इसके अलावा हम लोगों ने एक रियोस्टेट लगा दिया, एक स्विच लगा दिया और इस कनेक्शन को हम लोगों ने ऐसे पूरा कर दिया। ये हमारा रियोस्टेट हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास हमारा स्विच हो गया। ऐसे कनेक्शन पूरा कर लेना, बेटर लगेगा डायग्राम। तो यहाँ से अब करंट चलेगी इस फ्लो में, ऐसे करंट जाएगी इस वायर के अंदर, देखते ना, ऐसे जाएगी, फिर ये करंट इस फॉर्मेट में फ्लो होके ऐसे वापस आ रही है। होप कि आपको करंट की डायरेक्शन तो समझ में आ गई होगी, करंट का फ्लो किस तरह से इस वायर में हो रहा है। अब बात ये आती है कि इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्रिएट होंगी इसके चारों तरफ। तो कैसे क्रिएट होंगी, उसको हम कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सा है। सोचो ज़रा, ये जो मेरे पास कॉइल है ऐसे, इस कॉइल का अगर छोटा सा सेगमेंट देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये सेगमेंट एक वायर की तरह ही तो है, ऑलमोस्ट यू कैन से सर एक तार है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। ये करंट ऐसी तो जा रही है, मैंने इसमें से छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया, तो ये इस तरह से मेरा एक सेगमेंट हो गया, इसमें आई अमाउंट की करंट जा रही है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करनी है। अब किसी वायर में अगर करंट फ्लो होती है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो व्हाट यू कैन यूज़, आप लोग आसानी से मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो। और आपको क्या समझ में आएगा उससे कि जब थंब को इस डायरेक्शन में रखोगे करंट की डायरेक्शन में, तो सर आपकी जब फिंगर्स घूमेंगी तो यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है कि यहाँ पे हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, भाई वायर में करंट यूँ तो फ्लो हो रही है, जो मैंने आपको रेड कलर से ड्रॉ करके दिखाया है, ऐसे करंट जा रही है। तो आप क्या करना, आप अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में रखिए और आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाने की कोशिश कीजिए, और आप फील करोगे कि आपकी फिंगर्स बिल्कुल ऐसे ही घूम रही हैं जैसे इन्होंने ये लूप बना रखे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करके देखो इसको हैंड टू हैंड कि आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखिए जहाँ पे करंट जा रही है, और आप अपनी फिंगर्स को घुमा के देखिए जिस डायरेक्शन में तुम्हारे ये लूप नज़र आ रहे हैं, इन पे ब्लैक कलर के एरो बने हुए हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही आपकी फिंगर्स भी घूम रही होंगी, है ना। तो इसका मतलब इस वाले सेगमेंट में, वायर के इधर वाले हिस्से में, तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड के कंसेंट्रिक सर्कल्स हम लोग बना पाए। देख लो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे बन गई। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ो, इस वायर में ऐसे चल के आए, ऐसे नीचे की तरफ चल के आए, अब करंट जा रही है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, करंट अब ऐसे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अपने थंब को उल्टा करके नीचे की तरफ रखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर से अपनी उंगलियां घुमाओ, तो अब आप पाओगे कि अब आपकी बार आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज, देखो जैसे ये लूप बने हुए हैं ना, बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में घूम रही होंगी। थंब को नीचे की तरफ रखना है और सिंपल घुमा के देखो, उंगलियां बड़े आराम से रोटेट करती हैं और इस डायरेक्शन में घूम रही होंगी। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर एक साइड का बना लिया ना, तो उसका अपोजिट दूसरी साइड बनाना है भाई, क्योंकि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रिंग्स आई हैं, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रही है इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज रिंग आई हैं। तो अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नजर आई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज बनानी है, दैट्स इट। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को बनाइएगा। आगे एक एक्टिविटी जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा उसमें बिल्कुल ऐसी लाइन्स तुम्हें नजर आएंगी। अच्छा, ये तो सारा पैटर्न तब था जब हमारे इस लूप के अंदर करंट फ्लो हो रही थी कौन सी डायरेक्शन में,
सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई लूप में करंट कैसे जा रही है, यूँ जा रही है, कर्सर का ओरिएंटेशन देखिए, लूप में करंट ऐसे जा रही है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो अगर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही है तो उस सिचुएशन में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आया है कि सर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रिंग्स आ रही हैं, जो राइट साइड वाला पार्ट है इसका, इसमें क्लॉकवाइज रिंग्स आ रही हैं। ठीक है, क्या होता अगर मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को चेंज कर देता कि लाइक आई एम क्रिएटिंग वंस अगेन अ लूप हेयर। मैं अब की बार इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो करवाऊंगा वो करंट ऐसे फ्लो करवाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से दिस इज़ द फ्लो ऑफ द करंट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इशू नहीं है इस बात से। भाई आप लोगों ने पूरा सेटअप ऐसे बना लिया कि सर हम लोगों ने एक बैटरी भी लगा ली। जस्ट मैं बैटरी के ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। मैंने एक बैटरी भी लगा ली यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने एक रियोस्टेट भी लगा लिया, एक स्विच भी लगा लिया। ये माइनस प्लस हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कनेक्शन कर दिए। ये मेरी करंट का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो मेन लूप था वो मेरा ये लूप था। ठीक है, तो जो इस मेन लूप को हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हमारा मेन लूप है, करंट केयरिंग लूप, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे इस तरह से। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे फिर से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केच करनी है। तो कहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से कर लो। करंट कहाँ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अपने थंब को ऊपर की तरफ रखो और उंगली को घुमाओ। उंगली को घुमाओगे तो तुम पाओगे कि सर यहाँ पे डॉट आ रहा है और इस साइड पे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। यानी कि जो सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे वो कैसे बनाए जाएंगे, इस तरह से पहले रिंग्स बना लीजिए आप आराम से और उसके बाद डायरेक्शन शो कर देना। ऐसे रिंग्स बना ली मैंने यहाँ पे। जब आपने थंब को ऊपर की तरफ रखा, उंगलियों को घुमाया, तो यहाँ इस साइड से, इस वायर के लेफ्ट वाले साइड से उंगलियाँ बाहर निकलते हुए आ रही है, यहाँ पे एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस बना दो। यहाँ से एरो बाहर निकलते हुए आएंगे ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और यहाँ पे वो एरो अंदर की तरफ एंटर कर रहे होंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसा आपने पहले बनाया था जब आपने स्ट्रेट वायर की बात करी थी। ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सोचना भी नहीं पड़ेगा ना इतना, रिंग्स तो वही आएंगी, कंसेंट्रिक रिंग सारी के सारी। ऐसे हम लोगों ने मान लिया, बना दिया। भाई यहाँ पे कैसे रिंग्स आई हैं, एंटी क्लॉकवाइज रिंग्स आई हैं। ये कैसी रिंग्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे कैसी आएंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज रिंग आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्लॉकवाइज बना देते हैं। तो हम लोगों ने ये ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज बना दिया। और ट्राई कीजिएगा डायग्राम आपका बेटर वे में बने, क्योंकि जितना क्लियर डायग्राम बनेगा उतना ही बेटर रहेगा। ये तो सिर्फ एक ओरिएंटेशन दिखाया है। एग्जाम में कोशिश कीजिएगा ऐसा डायग्राम बनाने की कि आप ये कार्डबोर्ड का पीस भी दिखा पाओ और उसके बाद ये ओरिएंटेशन बनाओगे, तब ज़्यादा अच्छे से लाइंस बन पाएंगी कार्डबोर्ड के ऊपर, है ना। तो ये पूरा पोर्शन दिखाइएगा इस फॉर्मेट में बनाना। ये जस्ट एक आपको बेसिक फॉर्मेट दिखाया कि अगर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती तो उस सिचुएशन में ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप है ना, ये चेंज हो जाते हैं। इस साइड तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, और इस साइड पे कैसा आ रहा है, इस साइड पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो कुछ भी कोई चेंज नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुई हैं हमारी। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज थी, इस साइड पे क्लॉकवाइज थी। यहाँ पे उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि करंट के डायरेक्शन आपने अपने इस लूप में चेंज कर दी। अच्छा, अब एक बात और, सर जब ये जो हमारे पास लूप जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे, अगर मैं अब जैसे तुम देख रहे हो फ्रंट फेस से इस चीज़ को देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, एंट्री करते हुए नजर आ रही है ना। देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं, आपकी साइड से लूप के अंदर एंटर कर रही हैं। और लूप के अंदर अगर एंटर कर रही हैं तो इस फेस पे साउथ पोल बनना चाहिए। क्यों, आपने बार मैग्नेट नहीं पढ़ी, बार मैग्नेट में क्या पढ़ा था, नॉर्थ साउथ पोल में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, है ना। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस फेस से तुम देख रहे हो यहाँ पे कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी अंदर की तरफ भाग रही हैं इस लूप में, तो यानी ये वाला जो फेस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं। और कोई बंदा अगर दूसरी साइड से देख रहा होगा, उसको बैक साइड से इमेजिन करो, वहाँ पे क्या बन रहा होगा, नॉर्थ पोल बन रहा होगा। भाई उस साइड से अगर वो बंदा देखेगा तो उसको क्या फील होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ जा रही हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। इस रिंग को रख के तुम बैठे हुए हो, तुम इस साइड से देख रहे हो जहाँ पे तुम अभी फिलहाल नजर है तुम्हारी, तो तुम देख रहे हो तो सर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो तुम्हारे लिए साउथ पोल। उस तरफ जो बंदा होगा वो दूसरी साइड से देख रहा होगा, वो कह रहा है मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं। तो यानी कि
मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी तरफ आ रही है तो वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। अब इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे कि सिर्फ पोल कैसे याद हो सकते हैं, कोई और तरीका भी हो सकता है। वैसे तो ये भी बहुत ईजी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस फेस में अंदर एंटर कर रही है तो साउथ पोल, दूसरी साइड पे नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर बाहर की तरफ आ रही होती फील्ड लाइन, जैसे कि यहाँ पे अगर देखो, तो अगर मैं इसे और अच्छे से बनाऊँ, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, ये भी बाहर आ रही है, ये भी बाहर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही हैं तो इस फेस पे अभी नॉर्थ पोल बन रहा होगा, और कोई बंदा पीछे की साइड से दिख रहा होगा तो उसे क्या नज़र आएगा, साउथ पोल नज़र आएगा। इस चीज़ को कैसे ओरिएंटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके देखना, इस चीज़ को भी बना के देखोगे, डायग्राम को 2-4 बार बनाओगे तब बनेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन टाइम में ही चीज़ें हमेशा परफेक्ट बन जाएँ, तो कोशिश करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होंगी। समटाइम्स इट विल टेक टाइम। अब देखिए, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा हमारे पास रूल होता है डायरेक्शन के लिए, क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। बहुत सिंपली वर्क करता है। ये कहता है कि भाई ऐसा है कि अगर तुम्हारे लूप में करंट क्लॉकवाइज जा रही है, ये कैसी करंट है, क्लॉकवाइज करंट है, तो साउथ पोल बनेगा उस साइड पे। अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो उस साइड पे क्या बनेगा, नॉर्थ। मतलब ये है कि जैसे इस लूप की बात कर रहा हूँ, मैं जिस साइड से देख रहा हूँ तो मुझे करंट इस लूप में कैसी नज़र आ रही है, क्लॉकवाइज नज़र आ रही है, तो मेरे वाले फेस पे साउथ पोल बनेगा। और जो बंदा इस लूप को पीछे की साइड से देख रहा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आ रही होगी, और उसको लिए क्या, कौन सा पोल बन रहा होगा, नॉर्थ पोल। यानी इस फेस पे साउथ पोल और बैक फेस पे नॉर्थ पोल। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ उसको, एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आ रही है, तो कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। देखो बहुत ईजी सा है ना। नॉर्थ साउथ का ओरिएंटेशन कैसे आया, एस बनाया आपने, एस की ये एरो बना के देखो, ऐसे ये एरो। अब ये एरो कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये गाड़ी ऐसे जा रही है और ये गाड़ी ऐसे जा रही है। अब बताओ ये गाड़ी कहाँ लेके जाएगी तुम्हें, ऐसे ब्लैक कलर से बना लो, इसको ब्लैक कलर से बना लो। देखो ये जो फेस है ये यूं घूम रहा है, ये पूरा पैटर्न कैसे घूम रहा है, जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ऐसे घूम रहा है पूरा पैटर्न। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऑब्वियसली बात है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कौन सा पोल बना, साउथ। नॉर्थ के केस में क्या होता है, थोड़ा सा एन को स्टाइलिश करके बना लो, ऐसे घुमा के। एरो ऐसी बनेंगे नॉर्थ में क्योंकि एंड ऐसी होता है। आप क्या करो, उसको एक्सटेंड करो आगे की तरफ, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ ज़रा, अगर मैं ऐसे घुमाऊँ किसी चीज़ को तो ऐसे घुमाने पे क्या आएगा, कैसे घुमा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से घुमाने पे ये एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन आ रहा है। दैट्स वाई एंटी क्लॉकवाइज जगह पे नॉर्थ पोल आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ ही एनी तो बन पाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो कैसे ओरिएंटेशन बन पाया घूमने का, एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप में करंट है तो वहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, और लूप में करंट क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे साउथ पोल बनेगा। एज सिंपल एज दैट। हम लोगों ने भी तो ये देखा था, यहाँ पे लूप में करंट क्लॉकवाइज थी और यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा भी, साउथ पोल। हमने कैसे बताया था कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप में एंटर कर रही हैं, तो इसका मतलब एंटर कर रही हैं, एंटर जहाँ पे करती है वहाँ तो साउथ पोल बनता है, तो हमने भी साउथ पोल बता दिया था ऑलरेडी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ निकल के आ रही है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, आप वैसे भी निकाल लो। तो ये क्लॉक फेस रूल ये स्टेट करता है, इंपॉर्टेंट है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे रूल कोई सा भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो अगर किसी लूप में करंट की डायरेक्शन तुम्हें पता हो तो तुम देख के बता सकते हो कि उस फेस पे कौन सा पोल बनेगा। उस फेस पे जो भी पोल बना, मान लें नॉर्थ बना तो दूसरे वाली साइड से दूसरे फेस पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। उस फेस पे साउथ बना तो दूसरी फेस पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। भाई दोनों पोल एक साथ ही तो रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि करंट कैरिंग लूप है इस पे साउथ पोल है नॉर्थ पोल होगा ही नहीं। नॉर्थ पोल पीछे की साइड से देखोगे तो नॉर्थ पोल नजर आएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा क्लॉक फेस रूल हो गया, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब एक वीडियो होगी तो हम लोग वीडियो देख लेते हैं, सो दैट हम लोगों को समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उस डायग्राम को आप 3D में देख सकते हो, तो थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो अब ध्यान से नेक्स्ट कुछ मिनट के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। Magnetic field due to a current in a circular coil. Magnetic field due to a current in a circular coil can be understood by the following activity. Take a drawing board and fix a white paper sheet over it. Make 2 holes A and B in the drawing board and pass a thick copper coil through it. Connect the ends of the copper coil to a dry cell through a switch and a variable resistance. Close the circuit and plot magnetic lines of force with the help of plotting needle.
We can see that magnetic lines of force around the hole at A are in anti-clockwise direction. However, the magnetic lines of force near the center of the coil become almost parallel, and around the hole at B, the lines of force are in clockwise direction. In the above activity, the lines of force enter the coil from the side of the experimenter. So we can say that the face of the coil towards the experimenter act as south pole, and the face opposite to the experimenter act as north pole. Now relate the above observation to the flow of current in the coil, and then we can say that if the current flows in the coil in clockwise direction facing the experimenter, then that face of the coil will act as south pole. If the current flows in the coil in anti-clockwise direction facing the experimenter, then that face of the coil will act as north pole. होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक बार जो पढ़ाया था पहले उसको फिर से रिपीट करके देखना, काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि ज़रूरी नहीं है कि भाई एक वीडियो एक ही बारी में समझ में आए, बहुत सारी चीज़ें नई नई हैं तो आपको एक से ज़्यादा बार भी रिपीट करके देखना पड़ सकता है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्केचिंग है आपको बनानी आनी चाहिए, और जितना क्लैरिटी के साथ डायग्राम होगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि अगर आपने बहुत बेकार से डायग्राम बना रखे हैं वो उनको बहुत अच्छे से दिखेगा। डायग्राम की क्लैरिटी ही बताएगी कि हाँ आपको किस तरह के वहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप समझो भी उस चीज़ को अच्छे से, और उसके साथ साथ आपका लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई, अब जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रेट वायर की बात करूं, अगर मैं स्ट्रेट वायर से कुछ डिस्टेंस पे, एक स्ट्रेट वायर है उससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, B इज इक्वल टू μ0/4π 2I/r। आपको याद होगा अच्छे से, उसका इंपॉर्टेंस आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में, उसी के ऊपर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी होता है, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप के बारे में आज भी पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों ने सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्केचिंग देख ली, क्लॉक फेस रूल देख लिया, ये जैसे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही है तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, दूसरी साइड से देखने पे नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे बीचों बीच मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अगेन डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 में इन सबके डेरिवेशंस होते हैं। तो μ0/4π ये तो एक कांस्टेंट है, क्या वैल्यू बताई थी, 10⁻⁻⁷, इसकी वैल्यू थी 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट होता है। 2πNI/r। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है, पहले वाले फॉर्मूले के कंपैरिजन में वहाँ पे था सिर्फ 2I/r, यहाँ पे आया πN, पाई भी आया एन भी आया। अगेन 2 से 2 और ये पाई वगैरह कट मत कर देना, नहीं तो फिर इसकी कांस्टेंट की वैल्यू रखने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना जैसे लिखा हुआ है। भाई वायर की वजह से अगर बात करी थी तो μ0/4π 2I/r, और अगर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे देख रहा हूँ तो μ0/4π 2πNI/r, जहाँ पे r इस रेडियस की लूप है ना, मतलब इस लूप की जो रेडियस है वो मेरे पास है कि अगर ये r रेडियस का लूप है तो r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कॉइल का एक ही टर्न होगा, आपके पास एक टर्न है, दूसरा टर्न है, कई सारे टर्न हो सकते हैं ना, मल्टीपल टर्न की कॉइल हो सकती है इस तरह से। तो कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो देख लीजिए ध्यान से फार्मूला क्या आपको शो कर रहा है। ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो फार्मूले में हमेशा ये पता होना चाहिए कि जो आपने फार्मूला पढ़ा वो किस सिचुएशन में एप्लीकेबल था। ऐसा नहीं है फार्मूला याद कर लिया, यही नहीं पता ये लगता कहाँ पे था। फार्मूला के साथ हमेशा डायग्राम माइंड में अटैच होना चाहिए कि ये फार्मूला इस सिचुएशन में एप्लीकेबल था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद उस फार्मूले में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उन सब का मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द loop, r is the radius of the loop, and μ0/4π is a constant whose value is 10⁻⁷, and b is what, b is the magnitude of
मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है आपका। ठीक है, डायरेक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, यहाँ पे डायरेक्शन में ऑलरेडी पता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल वाली बात। तो यहाँ से समझ में आता है कि अगर मेरे पास बी का एन से डायरेक्ट रिलेशन आया, कि इसका मतलब अगर मेरी कॉइल में 2 टर्न होंगे कॉपर के तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर 2 की जगह मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के 10 कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, हायर वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रिंसिपल का ही यूज़ करते हैं मोटर बनाने में। मोटर के अंदर एक सिंगल टर्न नहीं होता कॉपर का, आपने मोटर कभी खुली हुई देखी होगी तो बहुत सारे वायर होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉपर की कॉइल के। वो इस वजह से क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स वो बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वहाँ पे। इसी तरह से करंट से डायरेक्ट रिलेशन है, करंट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ये सब पुरानी बातें पढ़ चुके, नंबर ऑफ टर्न एक्स्ट्रा आया था। आर से उल्टा रिलेशन है, अब इसको समझा देता हूँ मैं एक एक करके किस तरह से आएगी बात। करंट से डायरेक्ट रिलेशन, दैट मीन्स अगर ज़्यादा अमाउंट की करंट फ्लो करवाओगे कॉइल में तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा सेंटर पे। आर से उल्टा रिलेशन है, दैट मीन्स अगर आर इंक्रीज होगा तो बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है, आर इंक्रीज होने का मतलब क्या है भाई, पहले मान लो कि तुम्हारे पास ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में पहले 2 एम्पियर की करंट फ्लो हुआ करती थी, इसकी रेडियस थी सपोज 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करा, आपने कॉइल की रेडियस कर दी 3 सेंटीमीटर। करंट इसमें अभी भी 2 एम्पियर का ही है भाई, करंट तो सेम रखोगे ना, एक चीज़ तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। आपने आर यानी रेडियस ऑफ द कॉइल को इंक्रीज कर दिया, 1 सेंटीमीटर की कॉइल की जगह आप बड़ी कॉइल बना दी अपने 3 सेंटीमीटर की। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड जितना यहाँ पे सेंटर पे बनता था ना, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बनेगा बी डैश, सपोज ये है और ये सपोज बी था, तो ये बी डैश जो है बी से कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने रेडियस बढ़ाई वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घट गया। तो अगर मैं करंट वही रखूं दोनों लूप के अंदर, 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे है, 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये 2 एम्पियर की करंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी कुछ, यहाँ पे ये 2 एम्पियर की करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। खुद देखो ना, इस वाले वायर के पोर्शन से डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। पहले मगर अगर बात करूँ कि सर इस वाले वायर से, इस वाले हिस्से से जो हमारे पास ये सेंटर है, ये पहले 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हुआ करता था, अब ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चला गया। तो सीधी सी बात है कि इस वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा पहले से। तो इसलिए अगर रेडियस बढ़ेगी लूप की तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट इफ़ यू आर नॉट इंक्रीजिंग द करंट। अगर करंट भी बढ़ा दोगे तो भाई हो सकता है वापस रीस्टोर हो जाए। तुमने जैसे रेडियस 3 गुना कर दी, आप ऐसे करंट को 3 गुना कर दो, लगभग 6 एम्पियर की कर दो, तो बात वही की वही रह जाएगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, कि भाई आपने रेडियस 3 गुना करी, करंट भी 6 एम्पियर की करा दो तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा। मैं बात कर रहा हूँ जब करंट चेंज नहीं करी है और आपने सिर्फ बड़े लूप का रेडियस ले लिया, उस सिचुएशन में ऐसा होता है। बात क्लियर हो गई, आर का क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में नंबर ऑफ टर्न समझा चुका, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये कॉपर के वायर में करंट फ्लो हो रही है, इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया एक्स अमाउंट का, ऐसे ऐसे 2 कॉपर के वायर ले आए तो 2x मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 10 कॉपर के वायर ले आए 10x मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात क्लियर हो पा रही है ना, तो बस इस तरह से बात होती है, सिंपल। तो ये सारे पॉइंट्स ये काम आएंगे क्वेश्चंस में आगे आपको, तो ये आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला पढ़ाने का पर्पस मेरा क्या है, फॉर्मूले पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके 10th लेवल पे, ये सब 12th की कहानी है, फॉर्मूले के बारे में डेरिवेशंस वगैरह। ये फॉर्मूला इस वजह से पढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये डिपेंडेंसी फैक्टर्स पढ़ाने हैं। ये भाई आपसे कोई पूछ ले हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप करंट का अमाउंट बढ़ा दो या आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, दोनों को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। या एक और ऑप्शन है कि आप छोटी रेडियस की रिंग बनाओ, अगर आप कम रेडियस की रिंग बनाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आज अभी तक ये लूप वाली कहानी हमारी ख़त्म हुई, हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग लूप में कैसे ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से हम क्लॉक फेस रूल की बात करते हैं, आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, और उसके बाद ये डिपेंडेंसी फैक्टर वाले हमने फॉर्मूले भी देख लिया। तो ये सारी बात हुई हमारी बिल्कुल सेम वे में जैसे अपने वायर के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल कोरिलेट करना। वायर में जब आपको पढ़ाया गया था सबसे पहले क्या पढ़ाया था, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेंगी। आपने डायरेक्शन कैसे निकाली थी, आपने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज़ करा था, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी, आपको ये बात याद है। फिर फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, फॉर्मूला आपका आया था B = μ0/4π2I/r।
है ना। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो कि सर अगर एक लूप हो मेरे पास, इस तरह से एक लूप है, उस लूप में अगर मैं करंट फ्लो कराऊँ तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, तो हम लोगों ने वो भी स्केच कर ली कि सर अगर इस साइड पे बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे अलग तरह से ओरिएंटेशन आएगा, इस साइड पे अलग तरह से ओरिएंटेशन आएगा, तो वो सब हम लोगों ने बना लिया। हम लोगों ने जब बात आई कि लूप में करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि लूप के फेस पे साउथ नॉर्थ पोल भी बनेंगे, तो नॉर्थ साउथ पोल कैसे ढूंढेंगे उसके लिए मैंने आपको क्लॉक फेस रूल पढ़ा दिया। और उसके बाद जब बात आई कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप के, तो उसके लिए फॉर्मूला आया μ0/4 2 पाई NI/R, है ना। तो इतनी चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं बिल्कुल, वहाँ जैसे वहाँ पे पढ़ा था और ऐसे बिल्कुल यहाँ पे पढ़ा है अभी तक, ठीक है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सोलेनॉइड की वजह से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इस साल भी CBSE का फेवरेट टॉपिक यही रहा है, इसी से क्वेश्चन पूछे गए थे सोलेनॉइड से, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आप कहोगे कि ठीक है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पढ़ ली, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप के अराउंड में बनानी सीख ली। अब आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड की बताओ। अभी सोलेनॉइड होती क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए ना, अजीब सा वर्ड है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होती है, देखो बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझा दूंगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि अच्छा इस चीज़ को सोलेनॉइड बोलते हैं, पता तो होना चाहिए ना भाई पहले। तो सोलेनॉइड इज़ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल, एक लंबी सी सिलिंड्रिकल शेप की कॉइल होगी जिसमें बहुत सारे कॉपर वायर के टर्न्स होते हैं। देखो किस तरह से आपने कॉपर का वायर लिया मोटा सा, आपने उसको इस फॉर्मेट में ऐसे ओरिएंट कर दिया, तो जो ये तुम्हें दिखाई दे रही है ये एक सोलेनॉइड है, दैट एज सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में। तो ये क्या है, इस तरह की कॉइल एक सिलिंड्रिकल शेप में होनी चाहिए, एक लंबी सी होनी चाहिए, थोड़ी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो सिस्टम होता है इसको मैं क्या बोलूँगा, सोलेनॉइड बोलूँगा। इसमें जो टर्न है एक सिंगल टर्न, जैसे एक सिंगल टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है, हम टर्न्स बहुत बड़े बड़े नहीं बनाते हैं, टर्न्स थोड़े छोटे छोटे बनाते हैं, कम रेडियस के बनाते हैं, टर्न्स लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है ना लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल। तो कॉपर वायर की बनी हुई होती है जनरली, और ये कॉपर वायर इंसुलेटेड होता है, मतलब अगर ये दो आपस में टच भी हो गए ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वार्निश का इंसुलेशन होता है, आपने लोगों ने कभी देखा अगर होगा कि कोई सेटअप खुला हुआ अगर देखा है जिसमें कॉपर वायर हो, लाइक पंखा खुला हुआ देखा है, तो उसमें कॉपर वायर जो होता है वो कॉपर वायर बहुत ज़्यादा चमकीला होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है उस कॉपर वायर के अंदर। तो किस वजह से आती है उस चीज़ को देखेंगे। देखो रियलिटी में अगर सर्किट के अंदर हमारे पास सोलेनॉइड होती है तो सर्किट के अंदर सोलेनॉइड इस फॉर्मेट में होती है, जिसके ऊपर आप लोगों को लाल से रंग का इंसुलेशन नज़र आ रहा होगा। तो ये इंसुलेशन एक केमिकल वार्निश का होता है। ये देखो आपस में तार सारे के सारे टच हुए हुए हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लगे हुए हैं सारे आपस में टच हुए हुए हैं। अभी आपस में जब सारे के सारे टर्न टच हुए हुए हैं तो आपस में टच होने पर तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बात है कि सर्किट में आग लग जाएगी। तो ये आपस में टच हो जाए, टच होने के बाद भी इन पे कोई फ़र्क ना पड़े, इस वजह से इनको आपस में इंसुलेट किया जाता है, इनके ऊपर वार्निश की जाती है, और उस वजह से कॉपर वायर का कलर कुछ कुछ इस तरह का चमकीला देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो सोलेनॉइड के बारे में भी समझ में आया। सिर्फ अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पढ़ाई है, अभी आपको सोलेनॉइड पढ़ाइए कि सोलेनॉइड क्या होती है और सर्किट में किस तरह से यूज़ की जाती है। जब आगे आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा परमानेंट मैग्नेट के बारे में और टेम्पररी मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी हमारी सोलेनॉइड होती है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक बेल के अलावा बात करें हम लोग MCB, तुम लोगों को दिखाऊंगा, तो MCB के अंदर भी हमारी सोलेनॉइड प्रेजेंट होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर तुम्हें वहाँ नज़र आएगी। इनफैक्ट जो हमारी वॉच होती है, क्लॉक होती है घर में, जो उस क्लॉक के अंदर भी अगर आप उसके सर्किट को तोड़ के देखोगे तो उस सर्किट के अंदर भी आपको इस तरह की एक सोलेनॉइड नज़र आएगी, जो वहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो सोलेनॉइड तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है। अब जनरली इस तरह की चीज़ है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखो, इस सोलेनॉइड को किसी चीज़ के ऊपर तार को लपेट रखा है हम लोगों ने, नॉर्मली ऐसे नहीं रखा हुआ। तो प्रैक्टिकली हमेशा यही करते हैं हम लोग कि एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज बाउंडेड ओवर ए नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब। तार को भी अगर ऐसे खुला छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो वायर को हम लोग क्या करते हैं, वायर को ऐसे ना करके किसी पर्टिकुलर कंडक्टिंग रॉड के ऊपर लपेट देते हैं, तो हमारे पास किसी कंडक्टिंग रॉड के ऊपर वो वायर लपेट जाएगा, ठीक है ना। तो वायर किसी कंडक्टिंग रॉड के ऊपर अगर हम लोग वाउंड कर देंगे तो इस तरह का फॉर्मेट तुम्हें देखने को मिलेगा।
ये जो आपको अंदर की साइड से नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो एक प्लास्टिक का एक पेन यूज़ कर लो, एक प्लास्टिक के पेन को लो, पेन तो सबके पास होता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर मार्केट में आपको मिल जाएगा। जो भी लोग मतलब मोटर वोटर का काम करते हैं उनके आपको ऐसे वायर मिल जाएंगे। तो इस वायर को अगर आप लपेट दोगे तो ये भी स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, ये स्ट्रक्चर भी हमारी सोलेनॉइड कहलाएगी। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो सोलेनॉइड को अक्सर हम एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर ऐसे लपेट देते हैं। ठीक, चलो अब बात करें बार मैग्नेट वर्सेस सोलेनॉइड कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से स्केच होती हैं। अब अगर ये मेरी बार मैग्नेट है, इसको तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर बार मैग्नेट मेरे पास बनी हुई है, नॉर्थ साउथ पोल मेरे ऐसे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। अब बिल्कुल सोलेनॉइड की वजह से भी देख लो, सोलेनॉइड की वजह से मान लो नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसी तो होंगी, यहाँ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं साउथ में एंटर कर रही हैं। बिल्कुल ओरिएंटेशन देख लीजिए, आपको एरो में थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। इस फॉर्मेट में जा रहे हैं सारे के सारे एरो, है ना। तो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं। अब हर फॉर्मेट में देखिए, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रही हैं। तो इससे ये बोला जा सकता है कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की जैसी होती है। बिल्कुल बस इतना फ़र्क है कि फिजिकली देखने में ये कुछ और होगी और फिजिकली देखने में ये कुछ और होगी, बट बिहेवियर दोनों का एक जैसा है। इस सोलेनॉइड के आप अंदर देखिए, आपको लगभग पैरेलल सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़र आती हैं। तो इसका मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप चेंज होता जाएगा। जबकि अगर सोलेनॉइड के अंदर देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रही हैं। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर इसके अंदर मैं एक स्टील का पीस ले जाके रख दूँ, मान लें सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा रखी है, करंट फ्लो कराने पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, रखे हुए तार में थोड़ी ना होती हैं, करंट फ्लो करा के सर्किट बना रखा होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर एक आयरन का पीस रख दूं, अगर स्टील का पीस रख दूं, आयरन नहीं स्टील का अगर एक पीस रख दूं, तो स्टील का पीस रखने पे वो एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखोगे कि स्टील जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, ये बड़ा अच्छा सब्सटेंस होता है, इसकी हेल्प से हम लोग परमानेंट मैग्नेट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को अभी आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा। फिलहाल तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल रिजेंबल कर रही हैं, यानी बार मैग्नेट और सोलेनॉइड बिल्कुल सेम बिहेवियर शो करती हैं अगर उनको उनके मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड आर सिमिलर टू बार मैग्नेट। हाँ बिल्कुल ऐसी ही हैं। Inside the solenoid, magnetic field lines are parallel to each other and hence uniform magnetic field exists inside the solenoid। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, क्योंकि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी जितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ भी उतना होगा, यहाँ पर भी, यानी सोलेनॉइड के अंदर कहीं पर भी आप देखो एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, है ना। तो इसका फ़ायदा हम लोगों ने क्या उठाया, इसके अंदर स्टील का पीस अगर एक रख देंगे और एक पावरफुल करंट फ्लो कराएंगे तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वो स्टील का पीस एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है ना, वो स्टील के पीस से पास होके जाएंगी और फाइनली वो स्टील कुछ घंटों के बाद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। परमानेंट मैग्नेट इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ही बनाई जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम बनाओगे रिजेंबलेंस के, बार मैग्नेट वर्सेस सोलेनॉइड हेडिंग डलेगी और ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको सोलेनॉइड की वजह से स्केचिंग करनी आ गई ना, सोलेनॉइड समझा दी क्या होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, आपको ये भी बता दी है बहुत अच्छे से। तो अगर सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने को आए तो बना सकते हो। सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसा ही बिहेवियर दिखाती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, आई विल से दैट कि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्स्ट्रा है, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा इनके ऊपर। टॉरॉइड की आपने क्या करा, अगर आपके पास ऐसे गोल से शेप की रिंग है, उस पर ऐसे तार लपेट दोगे जैसे तुम्हें नज़र आ रहा है, तो उस तरह की रिंग शेप में एक मैग्नेट सी क्रिएट हो जाएगी ना, तो इसको बोलते हैं टॉरॉइड। मतलब सोलेनॉइड के एंड को मोड़ के, मतलब आपने एक तरह से एंडलेस सोलेनॉइड बना दी। एक गोल सी कोई भी नॉन इंसुलेटर लेके आपके पास कोई भी प्लास्टिक की गोल सी चीज़ पड़ी हुई थी ना, उसके ऊपर ऐसे तार लपेट दो। याद रखना इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, अगर ये इंसुलेटेड वायर नहीं है ना तो दो वायर आपस में अटैच होकर शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देंगे और लग जाएगी सर्किट के अंदर आग, बहुत ज़्यादा हीटिंग जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए जो आपका मोटर के अंदर या फिर कोई भी कॉइल बनाने में यूज़ होता है, वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ से छील रखा है, इसको हटा रखी है इसकी वार्निश, ताकि कनेक्शन कर सकें। भाई ऊपर वाले हिस्से पे वार्निश है,
यहाँ से उन्होंने वार्निश को हल्का सा घिस के साइड कर दिया ताकि यहाँ पे कनेक्शन हम कर सकें, यहाँ पे बैटरी वगैरह जोड़ सकें आगे। तो टॉरॉइड के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा टॉरॉइड भी कुछ होती है। ये सब 12th में बहुत डिटेल में। इट इज़ एन एंडलेस सोलेनॉइड, है ना, कोई एंड ही नहीं है, गोल गोल है सब कुछ। इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर प्रेजेंट, ठीक है, बस गोल होती है शेप में, दैट्स इट, और बाकी कुछ नहीं है। ये भी बहुत सारे सर्किटरीज में मतलब यूज़ की जाती है, इन्वर्टर के सर्किटरी के अंदर भी होती है, और भी बहुत सारी जगह पे इस तरह की टॉरॉइड देखने को मिलेगी। भाई जब करंट इसमें फ्लो होगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। तो सर्किट में टेम्पररी मैग्नेटिज्म जहाँ चाहिए होता है कम वैल्यू का, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब आपका एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये एक एमसीक्यू पूछा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो कैसा होता है? सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही है, जीरो ना, जीरो तो नहीं होता। डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है जैसे जैसे उसकी एक एंड की तरफ मूव करते जाते हैं? ना। इंक्रीज होता है? ना, सेम रहता है हर पॉइंट पे। ये तो बताया था कि एक बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा कि इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें, क्योंकि अगर सोलेनॉइड शॉर्ट होती है तो केसेस पलट जाते हैं। शॉर्ट सोलेनॉइड के डेरिवेशंस, उसकी इन डेप्थ स्टोरी सब 12th क्लास में है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोलेनॉइड के अंदर हमेशा के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक लंबी सोलेनॉइड है, तो उस सिचुएशन में हमेशा ऐसे ही होता है। तो इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा यूनिफॉर्म होती हैं, दैट इज they are same at all the points, ठीक है। तो ये सारी सेम पॉइंट होती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट में गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग में फर्स्ट पार्ट हमारा, देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ ए करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नेटिज्म से, जो आया था जनरेटर मोटर, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जो क्वेश्चन पूछे थे उस सोलेनॉइड के ऊपर पूछे थे, और एक क्वेश्चन फ्यूज वायर के ऊपर आया था। फ्यूज वायर तब आएगा जब आपको डोमेस्टिक सर्किट्स पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल देख लीजिए जरा ध्यान से कि देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज होती हुई नजर आती हैं। भाई जैसे एक मेरे पास सोलेनॉइड इस तरह से मैंने बना लिया ना, अभी मैं इसमें करंट फ्लो करा के दिखा रहा, मान लो करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे यहाँ से निकल के ऐसे एंटर करती है ना, इस तरह से निकल के ऐसे एंटर करती हैं। यहाँ पे ऐसे तुम लोगों ने देखा होगा, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी और यहाँ वाले हिस्से पे एंटर कर रही होंगी, ठीक है। तो यानी इस साइड पे तो मेरे पास क्या हुआ, डाइवर्जेंस। जब चीज़ें दूर दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंस, और जब चीज़ें पास पास आती हैं तो कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह होती है दिखने में, तो जैसा बिहेवियर बार मैग्नेट शो करेगी ऐसे बिहेवियर हमारी सोलेनॉइड शो करेगी। तो पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये मेरी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केच की हुई हैं। आप ध्यान से देखिए, इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल के आ रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, यानी कि ये कन्वर्ज हो रही हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, तो ये क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसा बिहेवियर बार मैग्नेट दिखाती है ऐसे बिहेवियर हमारी सोलेनॉइड दिखाती है। इस वजह से हम लोगों को एंड पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। As in a bar magnet, there is a convergence or divergence of magnetic field lines as we move from north pole to south pole। जैसे कि बार मैग्नेट में अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होती हुई नजर आती हैं पहले, और फिर वापस कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं। भाई पहले बाहर निकली और फिर सारी की सारी अंदर एंटर कर गई। तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर हमारी सोलेनॉइड भी शो करेगी, क्योंकि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। तो ये क्वेश्चन का पूरा आंसर इस बात पे डिपेंड है क्योंकि सोलेनॉइड का बिहेवियर बार मैग्नेट के जैसा ही होता है। तो इस तरह का आंसर हम लोगों को करके आना था। वहाँ पे डायग्राम भी प्रॉपर्ली बनाया हुआ है।
अच्छा, अब एक और बात उन्होंने पूछी थी, इसका रीज़न पूछा है कि द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको बताया था मैंने कि एक मैग्नेट को लो, अभी सोलेनॉइड को छोड़ के मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। एक बार मैग्नेट को लो, धागे से बांध के उसको लटका दो, हाथ में पकड़ लो धागे को, धागे से बांध को लटका दो उसको। आप देखोगे कि वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट हो रही है खुद को। आप हल्का सा उसे रोटेट भी करके छोड़ दोगे ना, तब भी वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरती है हमेशा। वहीं पे क्यों स्टे कर रही है? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी लाई करता है, दैट्स वाई ऐसा होता है। डायग्रामेटिकली अगर तुम्हें दिखाऊं तो इस तरह से बात हो जाएगी उस चीज़ की। देखो, एक बार मैग्नेट को धागे से बांध के लटका दिया तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी, है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे हमारे अर्थ का साउथ पोल होगा। आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो दिख रखी है ना, हमारी अर्थ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आराम से हम ढूंढ सकते हैं। तो आप जब बार मैग्नेट को लटकाओगे ना, उस पर नॉर्थ साउथ लिखा हुआ आता है एक बार मैग्नेट पे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि आपकी बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, जिसको आप नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हो ज्योग्राफी में। कि आप बैठे हो, आपने अपने रूम में पता कर लिया, अच्छा ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मैग्नेट लटकाई, बिल्कुल क्लियर देख लेना, नॉर्थ वाला जो पोल होगा मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, और साउथ वाला जो पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। दीज आर व्हाट? दीज आर डायरेक्शंस, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन जिन्हें आप बोलते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, अर्थ भी चीज़ों पर फोर्स क्रिएट करती है। तो इस वजह से एक बार मैग्नेट को अगर ऐसे लटका दिया जाए, फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए और हल्का सा घुमा के छोड़ भी दोगे ना, तो वापस ये इसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएगी। अब जैसा बिहेवियर बार मैग्नेट दिखा रही है, ऐसा ही बिहेवियर आपकी करंट कैरिंग सोलेनॉइड दिखाएगी, सेम टू सेम। तो इसलिए अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी ऐसे लटका दोगे तो वो भी हमेशा एक ही सिंगल डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये बात हमारी सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हो गई, जो उसका बी पार्ट पूछा था। तो ये पूछे गए थे इस बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, और फ्यूज वायर की बात जब आएगी तब की तब करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, अब एक और क्वेश्चन ये कॉमन सा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड। किस सिचुएशन में हम लोगों को परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट मिल सकती हैं? इफ़ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज़ यूज्ड, कि अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम लोग यूज़ करें तो उस सिचुएशन में परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन सकती है। अब सोलेनॉइड से तो माइंड में ये आता है कि सोलेनॉइड जब हम लोगों ने को पढ़ाई गई थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर पढ़ाई गई थी कि सोलेनॉइड में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, हाँ, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट भी बनाई जा सकती है अगर उसके अंदर क्या रख दो, स्टील का पीस रख दो। देख लो इस चीज़ को कैसे डिनोट करेंगे। इफ़ वी प्लेस अ पीस ऑफ स्टील, अगर आप स्टील का पीस रख देना उसके अंदर, देन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, देन वी विल गेट अ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उस केस में हम लोगों को परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगी, ठीक है। बिकॉज वंस स्टील गेट्स मैग्नेटाइज्ड इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजिली, क्योंकि जैसे ही स्टील हमारे पास डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब जैसे ही स्टील एक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा तो आसानी से अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट बन गई स्टील को रखने पे। स्टील का पीस जैसे ही रखा, स्टील की एक खास बात ये होती है कि एक बार इसके अंदर इसके कुछ डोमेन्स वाली कहानी होती है कि अगर इसके एक बार डोमेन सारे के सारे ऐसे अलाइन हो गए तो फिर ये खुद को रीओरिएंट कभी नहीं कर पाएंगे, यानी जल्दी से ये कभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं होगी, ये हमेशा के लिए एक परमानेंट मैग्नेट बन गई है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट हमारी बन गई एक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टील किस वजह से इस तरह से वर्क नहीं करती है, ठीक है। चलो देख लो डायग्रामेटिकली, मैंने करंट कैरिंग सोलेनॉइड ली हुई है, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर स्टील का एक पीस ले जाके रख दिया। इस स्टील का एक पीस जब इसे ले जाके रखा तो ये स्टील का पीस आप कुछ घंटे तक इसके अंदर रखिए और एक अच्छे हाई वोल्टेज का सोर्स लगा के करंट फ्लो कराइए इसके अंदर। तो कुछ टाइम के बाद यू विल फाउंड दैट कि ये स्टील का पीस एक परमानेंट मैग्नेट बन गया है हमेशा के लिए, ठीक है भाई। चलो अब ये फाइनली इतना पढ़ाने के बाद आज आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर एक मेरे पास करंट कैरिंग लूप होगा तो उस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं वो हम लोगों को बताना है, वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात आई थी तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, क्लॉक फेस रूल पढ़ाया तुम्हें। फिर हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में देखा, सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड के अंदर अगर हम लोग कंपैरिजन करें बार मैग्नेट से तो वो कंपैरिजन तुम लोगों को दिखाया कि हाँ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसे ही होती हैं दिखने में। तो सारी बातें हम लोगों ने करी आज, ठीक है। तो इसी के बेस पर अब ये कुछ MCQ हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है
इस पे 4 चीज़ें पूछी हुई हैं, एक चीज़ इसमें से गलत है तो आप ढूंढोगे कौन सी चीज़ गलत है। अगर आपको अच्छे से सॉलोनॉइड समझ में आ गई तो बड़े आराम से आप इसे ढूंढ पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से पढ़ के। नेक्स्ट वन, काफ़ी सारे ऑप्शन, अच्छे से पढ़ना चारों के चारों ऑप्शन की कौन से 3 सही हैं और कौन सा गलत है। जो गलत है वो ढूंढना है यहाँ पे। नेक्स्ट में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, इसको करोगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप इसको करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, कि अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज हो रही हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। डाइवर्ज का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर जा रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये तो आपको याद हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर वो पास पास आ रही हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी इस तरह से पास पास जा रही हैं यूँ, तो इसका मतलब इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, प्रॉपर वे में लिटरली सारे क्वेश्चन नोट करके आपको आंसर लिखने हैं खुद से अपने वर्ड्स में। और अगर आपको ये चेक कराना है आंसर सही है या गलत है तो उसके लिए मुझे फ़ोटो भेज देना। आप जब आंसर लिख चुके हो मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि हाँ आपने कितना आंसर सही लिखा है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कहीं पे इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज आप लोगों ने बहुत सारी बातें इस चैप्टर में सीखी हैं, काफ़ी हम आगे बढ़ गए इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखी। तो उन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना और जितना अभी पहले पढ़ाया है एक बार सबको फिर से रिवाइज़ कर लेना। क्योंकि देखो अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर नई चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। नेक्स्ट टाइम में पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई नहीं हम लोगों ने। तो इसलिए रिवीजन ज़रूरी है कि अभी आपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा तो उसके साथ आप जब भी आज आप लोगों ने पढ़ लिया तो 5-6 घंटे के बाद या कल को आप वो तीनों के तीनों लेक्चर्स एक साथ रिवाइज़ कर लें अपने नोट्स। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होगा।